गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और लेक्चर के लास्ट में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम जो डिनोट करेंगे उसको किससे डिनोट करेंगे? फाई ई क्या इंडिकेट कर रहा है? ई आपको बताता है कि दिस इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स को जनरली क्या कर रहा होगा? इंडिकेट कर रहा होगा। लेकिन अब बात आ जाती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में है क्या? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, EFL आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। EFL मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस perpendicularly to the given surface। मतलब यहां पे क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एक सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रही होंगी, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस परपेंडिकुलरली टू द गिवन सरफेस। अब इस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड सेकेंड सरफेस। इस दो चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। दो चीजों को क्लियर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ज्यादा हम लोगों को क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। EFL एंड सरफेस मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा होगा? पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा होगा क्योंकि इसी को पास होना है, और दूसरा सरफेस पे डिपेंड कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कहां से कर रही है? सरफेस से पास कर रही है। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो किस पे डिपेंड कर रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही होगी। किस पर डिपेंड कर रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। मतलब आप मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजली होंगे और कुछ ज्यादा अमाउंट में निकल रहे होंगे। मीन्स जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, एंड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मतलब यहां पे क्या कह सकते हो कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्लियर? अब आइए, अब सरफेस को लेते हैं। अब सेकेंड टर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड अपॉन सरफेस। मीन्स जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है वो सरफेस हमारा कैसा है, और उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है वो कैसे पास कर रही है? वो परपेंडिकुलरली पास कर रही है या नहीं पास कर रही है? क्लियर? तो इस टर्म को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। इस टर्म को आप यहां पे देखिए। अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस को थोड़ा सा हम यहां पे अलग करते हैं, और सरफेस को हम दो पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। पहला, या तो वो ओपन सरफेस होगा या तो फिर क्लोज्ड सरफेस होगा। ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। इसको जनरल लैंग्वेज समझ सकते हो। ये जो सरफेस है
वो 2D होगा, और ये जो सरफेस है वो कैसा होगा, 3D सरफेस होगा। क्लियर? मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा होगा। सरफेस आपका ओपन सरफेस भी हो सकता है और क्लोज सरफेस भी हो सकता है। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम इस चीज को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली है क्या। इसको मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि ये कोई सरफेस है और स्टार्टिंग हम इस सरफेस को ओपन सरफेस ले रहे हैं, अभी ये क्लोज सरफेस नहीं है। मीन्स ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, 2D सरफेस है। क्लियर? अब ये 2D सरफेस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे पास कर रही है। मीन्स ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये जो है एक सरफेस है जिसकी एरिया है A। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही होंगी किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली, मीन्स ये जो है जनरली है कितना, 90 डिग्री। या मीन्स परपेंडिकुलरली पास कर रही होंगी, वही क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए इस E के स्ट्रेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं अगर, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं और नजदीक आएंगी। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब मिल रही होंगी वो कुछ नैरो मिल रही होंगी, नजदीक नजदीक मिल रही होंगी। मीन्स मीन्स यहां पे देखिए आप कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। मीन्स जैसे ही स्ट्रेंथ हमने बढ़ाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। अब एक नेक्स्ट फेज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है वैसे ही लेते हैं। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बढ़ा देते हैं। सरफेस को भी अगर हम बढ़ा रहे होंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जनरली बाहर थी वो क्या हो जा रही होंगी, इसके अंदर से पास करने लग रही होंगी। मीन्स सरफेस जितना ज्यादा होगा, मीन्स अगर एरिया भी आपकी इंक्रीज कर रही होगी तो फ्लक्स आपका इंक्रीज कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तब भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा। मीन्स इन तीनों टर्म से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि फ्लक्स जो है वो आपका ई पर भी डिपेंड कर रहा होगा, और फ्लक्स जो है वो आपका एरिया पे भी डिपेंड कर रहा होगा, वो भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर है? तो बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जनरली डिफाइन किस टर्म में किया जाता है, ई और ए के टर्म में किया जाता है। और जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको मिलता है, फाई ई is generally equal to E dot A। क्या मिल के आता है, phi E is generally equal to E dot A। अब बात यहां पे आ गई कि E तो क्लियर है, A भी क्लियर है, लेकिन यहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज किया है। ठीक है? अब इस डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग फिर से एक डायग्राम देखेंगे, और उस डायग्राम में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं
वहीं से आपको क्लियर होगा कि वाई दिस डॉट रिप्रेजेंटेशन कम्स आउट। डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे आया और क्यों ये चीजें हैं। इस तरह तो जनरली कहा जा सकता है कि ये नंबर ऑफ लाइंस है, और नंबर हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर है, एंड एरिया, अब बात यहाँ पे आ जाती है। स्टार्टिंग से आप पढ़ते हो एरिया क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे एरिया को हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर, एंड दिस एरिया इज नोन एज एरिया वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर कहेंगे। तो आइए इस एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट को और इस डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली है क्या और उसके लिए क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करें, जो एरिया हमने लिया है इस एरिया को थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं, इसको हमने टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया। जैसे ये अगर एरिया लिया था स्टार्टिंग में, तो इस एरिया को क्या कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पास कर रही है इससे, मीन्स ये आपका क्या है, जनरली ई वेक्टर है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अब इस एरिया के परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं। मतलब यहां पे बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही होंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक पाइप से वाटर निकल रहा है, पानी निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, और हम कहें कि उसके सामने एक रिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो रिंग को अगर वाटर फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली अगर लगाएंगे तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आपका बाहर आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है। मीन्स जो पानी पाइप से बाहर आ रहा है उसके सामने अगर रिंग हम लगाते हैं और उस रिंग को अगर उसके परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे तभी तो वाटर मैक्सिमम अमाउंट में बाहर आएगा। अगर मान लीजिए कि रिंग को उसको इस तरीके से प्लेस कर दें तो वाटर बहुत कम आएगा, या थोड़ा सा उसको झुका दें तब भी वाटर आपका क्या होगा, अमाउंट जो होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको टिल्ट किया, और इसको जो टिल्ट किया है हमने वो टिल्ट कर दिया है हमने मान लीजिए थीटा एंगल से, इसको थीटा एंगल से हमने झुका दिया है। ठीक है। मीन्स जनरली हमें इसमें चाहिए क्या था, एरिया कौन सी चाहिए, जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर लें तो एरिया जनरली इस सरफेस के परपेंडिकुलर किस तरीके से मिल रही होगी, ये मिल रही होगी, और ये है एरिया। ठीक है। तो अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरली हमें कैसे चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ एरिया, या तो फिर इस एरिया को ई के डायरेक्शन में मोड़ दें। अब ये बताओ इस एरिया को अगर ई के डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, मीन्स एरिया के साथ हम एक डायरेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये जो ए वैल्यू है इस डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, ये ई है, तो इस डायरेक्शन में ये जनरली क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये चीजें वेक्टर में आप पढ़ चुके हो कि जो कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा में ब्रेक कर रहा होगा और ए साइन थीटा में ब्रेक कर रहा होगा। तो ए साइन थीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो ए कॉस थीटा यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो एरिया के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो गया, इस वजह से ही हम इस एरिया को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है।
बात आ जाती है कि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखोगे, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और इसको ध्यान रखोगे, या तो इसको एन कैप से इंडिकेट करेंगे, या तो फिर इसको ए वेक्टर से भी इंडिकेट कर सकते हो, एस वेक्टर से भी इंडिकेट कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अब इस डॉट प्रोडक्ट का भी मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाया नहीं जाता तो ये टर्म आपको क्या मिल जाता, ई ए कॉस थीटा मिल जाता, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में का एंगल होता थीटा। क्लियर? मीन्स ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? वही टर्म आपको यहाँ पे मिला था। अब थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं, एरिया वेक्टर की बात कर लेते हैं। अब ये तो मान लीजिए आपने देखा 2D ज्योमेट्री के लिए था, ठीक है। तो 2D ज्योमेट्री के लिए भी एरिया जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब समझ लेते हैं एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट को। एरिया वेक्टर को अगर देख रहे हैं, अगर 2D सरफेस के लिए देखे हैं, मीन्स ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस की अगर बात कर रहे हैं तो ओपन सरफेस मान लीजिए कि ओपन सरफेस ये है। तो ओपन सरफेस अगर है तो एरिया वेक्टर हमेशा ध्यान रखोगे परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। मीन्स इधर भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर ले सकते हैं, और इस साइड भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स ओपन सरफेस के लिए दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस की हम बात करते हैं तो क्लोज सरफेस के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, और उसको ध्यान रखोगे कि अगर मान लीजिए कि क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस अगर है, सपोज कर लेते हैं, क्लोज सरफेस का मतलब हो गया 3 डायमेंशन। ये एक क्यूब है जिसकी साइड एक्स है, मीन्स जो एज इसकी दे रखी है वो एक्स है। क्लियर? अब इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड हो लेंगे। मीन्स अगर इस फेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस फेस के जो आउटवर्ड में एरिया निकल रही होगी वो क्या कंसीडर करेंगे, एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे। इस सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सरफेस के भी आउटवर्ड हम क्या ले रहे होंगे, एरिया वेक्टर ले रहे होंगे। इस सरफेस की बात करें तो भी इधर एरिया वेक्टर लेंगे, इस सरफेस की बात करें तो नीचे एरिया वेक्टर होगा, और इस सरफेस की बात करेंगे तो जस्ट उसके पीछे एरिया वेक्टर मिल रहा होगा। मीन्स क्लोज सरफेस के लिए हमेशा एरिया वेक्टर हम क्या लेंगे, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। वो सरफेस से आउट बाहर की तरफ हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर को लेंगे। क्लियर? ये तो मान लीजिए कि ये फेसेस आपको मिल गए, लेकिन इस क्लोज सरफेस में एक डायग्राम और लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये क्लोज सरफेस एक स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है। यहां तो ये जो 3D ज्योमेट्री थी ये फेस वाइज था, ये सबका इंडिविजुअल फेस पे आपने देख लिया, लेकिन यहां स्फीयर है, इसका कोई इंडिविजुअल फेस नहीं है। ठीक है, जब इंडिविजुअल फेस नहीं है तो एरिया वेक्टर आप बताइए कि एरिया वेक्टर जो भी अगर परपेंडिकुलर इस पर नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाता है स्फीयर पे, तो वो हमेशा आपको मालूम है कि सेंटर से पास करता है। चाहे नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करें, चाहे नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करें, या इधर ड्रॉ करें या इधर ड्रॉ करें, हर एक नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। मीन्स ये एरिया वेक्टर हो सकता है। एरिया वेक्टर हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन बात अब थोड़ी सी ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए कि फ्लक्स इस केस में अगर कैलकुलेट करना हुआ तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए यूज कर देते। फाई इक्वल टू ई डॉट ए यूज अगर करते तो यहां पे आपको क्या मिल जाता, ई ए कॉस थीटा।
क्लियर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, मीन्स वैल्यू आपको क्या मिल जाती, ई ए मिल जाती। इस केस में देखते हैं तो आप क्या करते हैं कि इसके थ्रू आप फ्लक्स निकालते हैं। अगर इस फेज को मान लीजिए कि फर्स्ट फेज माना जाए, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज एंड सिक्स्थ फेज, 6 फेसेस होते हैं आपको मालूम है। इन 6 फेसेस को अगर लिया जाए तो फ्लक्स हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स की अगर बात करते हैं फाई टी की, तो फाई टी जनरली किसके इक्वल हो जाता है, फाई 1 के, फाई 2 के, फाई 3 के, प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 एंड प्लस फाई 6। मीन्स सबका इंडिविजुअल फ्लक्स निकाल के आप क्या कर देते, जनरली ऐड कर देते। स्केलर क्वांटिटी में क्या कर देते, आप नॉर्मल उसका एडिशन कर देते। ठीक है। इस केस में आता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो फेसेस है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो इस केस में भी जो फ्लक्स आप यूज कर रहे थे फाई के लिए वही फॉर्मूला यूज करते, ई डॉट ए। क्लियर। लेकिन अब इसकी अगर बात करेंगे तो ऐसे सेक्शन में आपको करना क्या होगा कि आपको एरिया का को एक छोटे छोटे पार्ट में कट कर देना होगा। छोटे छोटे पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दोगे, मीन्स एलिमेंट्री सेक्शन ले लोगे और सब एलिमेंट्री सेक्शन को ऐड कर दोगे तो आपको निकल आएगा। और एडिशन के लिए आपको मालूम है कैलकुलस यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस की अगर बात कर रहे होंगे तो अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे अगर चार्ज रखा गया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जनरली इधर आपको मिल रही होती। मीन्स इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डी फाई, मीन्स जो स्मॉल एरिया जब हम लेंगे तो फाई भी आपका स्मॉल मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वैक्टर और डी ए वैक्टर। मीन्स ये एलिमेंट्री एरिया वेक्टर है, ये ई है और ये डी फाई है। मीन्स फाई इक्वल टू जनरली क्या मिल जाता, इंटीग्रेशन, एंड दिस इंटीग्रेशन इज क्लोज इंटीग्रल, दिस इज ई डॉट डी एंड इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। मीन्स आप लोगों की क्या चीजें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो टर्म बताया गया है ये पूरा प्रोसीजर है कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे। क्लियर है बच्चों। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगी आप लोगों की गॉस लॉ मिलेगी, और गॉस लॉ की स्टार्टिंग हम लोग इससे करेंगे, और गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे एंड गॉस लॉ की टॉपिक को पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग जो स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में आप लोग को बताया कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक है और न्यूमेरिकल पर्पज से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हो कि दो वर्ड आ रहा है, विच इज charge distribution. Means whenever charge is distributed continuously or uniformly over the line, surface or volume, then continuous charge distribution is to be maintained. Means continuous charge distribution में हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली हम LCD से इंडिकेट करेंगे। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको जो हम इंडिकेट करेंगे SCD से इंडिकेट करेंगे। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज ध्यान रखो,
कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आएगा मीन्स कोई भी चीजें आपकी बट रही होंगी, देयर मस्ट बी अ टर्म डेंसिटी। एंड उसी तरीके से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक वर्ड आएगा जिसको बोला जाएगा लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज डेंसिटी। और लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है, ये ध्यान रखोगे। उसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ड आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से इंडिकेट किया जाएगा। इस टर्म को भी आप ध्यान रखोगे। एंड इन द सेम वे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्ड आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल एज इट इज जैसा आप लोग पढ़ते आए हो रो। ठीक है, अब बात आती है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। तो आप समझिए कि अगर कोई अमाउंट चार्ज का किसी भी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। मीन्स अगर क्यू अमाउंट का चार्ज इस एल लेंथ के किसी ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वो हम क्या कहेंगे? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब सपोज कर लीजिए कि ये क्यू अमाउंट इस एल पे डिस्ट्रीब्यूट है, अगर इस कंप्लीट एल लेंथ के ऑब्जेक्ट को का एलिमेंट्री पार्ट ले लिया जाए, इसको कट कर लिया जाए, मीन्स ये कंप्लीट एल लेंथ है तो ये स्मॉल पार्ट कितना होगा? डीएल होगा। जब इस टोटल पे क्यू अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? डी क्यू अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब डी क्यू और डीएल है तो वही टर्म लैम्डा का इंट्रोड्यूस होगा। अगर लैम्डा की बात करेंगे तो लाइन चार्ज डेंसिटी इज जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। मीन्स लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एल मिल जाएगा। यहाँ से आपको डी क्यू का टर्म मिल जाएगा दैट इज लैम्डा डॉट डी एल, एंड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ये होगा तो इसको जस्ट क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इन द सेम वे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर रहे होंगे तो किसी भी सरफेस के अलोंग सरफेस पर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इसकी एरिया अगर एस है तो इसका अगर एलिमेंट्री एरिया ले लिया जाए, कट कर लिया जाए, ये एरिया डीएस की एरिया होगी। इस पे क्यू का चार्ज फैला हुआ है तो इस पे कितना चार्ज फैला होगा? डी क्यू का चार्ज फैला होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको यहाँ से सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, दैट मीन्स डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डॉट डी एस। क्लियर? इन द सेम वे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसी न किसी वॉल्यूम पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमने क्यूब ले लिया, इस क्यूब का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, इस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका भी हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया, कट कर लिया हमने, और अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? डीवी का वॉल्यूम होगा। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? डी क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से रो की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? रो की वैल्यू मिल जाएगी आपको डी क्यू अपॉन डी वी, मीन्स डी क्यू इक्वल टू आपको मिल जाएगा रो डॉट डी। क्लियर बच्चों? तो अब इन तीनों टर्म का यूज करके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलने जा रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।